हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फोर्थ की बुक इसेंस ऑफ ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेंटेंसेस। पहला चैप्टर है सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले सेंटेंस का डिफिनेशन दिया गया है कि सेंटेंस को हम या सेंटेंस किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that expresses a complete thought. A sentence must have a subject and a verb, but it may or may not have an object. इसका अर्थ है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट थॉट को व्यक्त करे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त होता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। फिर आगे कह रहा है ए सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। कह रहा है वाक्य में कर्ता का और क्रिया का होना आवश्यक है। यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो उसे हम वाक्य कहेंगे नहीं। वो सब्जेक्ट अगर नहीं है या वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं कहा जा सकता उसे। फिर आगे कह रहा है बट इट मे आर मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो सेंटेंस के लिए क्या जरूरी है? सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना आवश्यक है। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना आवश्यक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट का पार्ट है, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है क्रिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर्म। सैली इज मेकिंग ए डॉल। सैली एक गुड़िया बना रही है, तो सैली यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज मेकिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है ए डॉल। क्या बना रही है? एक गुड़िया। इस तरीके से पहला सेंटेंस है सैली इज मेकिंग अ डॉल। सेकेंड है वेंडी एंड किन। वेंडी एंड किम आर फाइटिंग। वेंडी और किम लड़ रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। तीसरा है द हेड हॉग कर्ल्ड अप। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य नहीं है। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना अनिवार्य है। इस तरीके से चौथा सेंटेंस है मैगी इज रीडिंग ए बुक। मैगी एक किताब पढ़ रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आया ए बुक। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस है डैड कुक्ड डिनर। इसमें ऑब्जेक्ट है। डैड ने क्या बनाया? डिनर बनाया। अगला सेंटेंस है आई एम फ्लाइंग अ काइट। मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं। क्या उड़ा रहा हूं? एक पतंग। इसमें ऑब्जेक्ट है। वी आर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट। दे आर वॉशिंग द डिशेज।
द डेंटिस्ट इज एग्जामिनिंग सुसैन्स टीथ, द ओल्ड कपल हैव नो चिल्ड्रन, और लास्ट है जैनेट स्क्रीम्ड। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे लिखा हुआ है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए पीरियड। कह रहा है कि सेंटेंस जो भी हो उसकी शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से होती है। सेंटेंस कोई भी हो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में होता है। जैसे आप यहाँ देखें, शैली का यस कैपिटल में है, वेंडी का डब्लू, द का टी, मैगी का यम, इट का आई, डैड का डी, आई प्रोनाउन है, आई, बी का डब्लू, दे का टी, द का टी और जैनेट का जे। ये सभी वर्ड जो हैं जितने भी लिखे गए हैं इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है लेटर वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है और उसकी समाप्ति जो है पंक्चुएशन मार्क से होता है, या तो फुल स्टॉप रहेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन मार्क रहेगा और हो सकता है कि समेशन मार्क हो। इनका यूज जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। आगे लिखा हुआ है ए सेंटेंस फ्रेगमेंट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। अब यहाँ पर सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हमें देख कर ये बताना है कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है, और कौन सा सेंटेंस फ्रेगमेंट है जिसका अर्थ नहीं मिलेगा। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, संपूर्ण अर्थ नहीं मिलेगा, उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। और जिसका अर्थ हमें प्राप्त होगा, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसे हम जो है सेंटेंस कहेंगे। इस तरीके से जो सेंटेंस होगा वहाँ पे हमें यस लिखना है और जो सेंटेंस फ्रेगमेंट होगा उसके लिए हमें यस यफ लिखना है। तो पहला सेंटेंस है मिसेस छवि इज ए गुड टीचर, श्रीमती छवि एक अच्छी अध्यापिका हैं। यह एक सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम यस लिखेंगे। सेकेंड है नॉट वेल टुडे, यह सेंटेंस नहीं है क्योंकि न इसमें कोई सब्जेक्ट है और न कोई वर्ब है, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे यस यफ। सेंटेंस फ्रेगमेंट है ये, इसका कोई अर्थ नहीं है। तीसरा है डू द वर्क योर सेल्फ, काम को तुम स्वयं करो। यह एक सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे यस। यह एक सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यू होता है लेकिन सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है इसलिए यहाँ पर यू नहीं लिखा गया है। क्रिया है यहाँ पे डू द वर्क योर सेल्फ। चौथा है हाउ आर यू, यहाँ पर भी सेंटेंस है इसके लिए यस लिखेंगे। पांचवा है बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, यह सेंटेंस नहीं है, इसमें भी न कोई सब्जेक्ट है और न ही कोई वर्ब है, तो यस यफ लिखेंगे। छठवां है ब्रेड एंड बटर, इसके लिए भी यस यफ लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। सातवां है ब्रशेज हिज टीथ, यह सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें न सब्जेक्ट है और न ही वर्ब है, यस यफ। आठवां है टॉयज इन द बॉक्स, ये भी नहीं है, यस यफ लिखेंगे। मोर देन वन, एक से अधिक, यह सेंटेंस नहीं है, यस यफ लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम नाउ, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है, कह रहा है कि अब क्या समय है, इसलिए इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में यस। सिट डाउन, बैठ जाओ, यह एक सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस, इसके लिए यस लिखेंगे। इसमें कर्ता की अगर हम बात करें तो इसका कर्ता यू होता है जो हिडन है।
12वां है प्लीज कम हियर। यह भी एक सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। इसका भी कर्ता यू है जो हिडन है, अंडरस्टूड है, यस लिखेंगे। 13वां है मार्क इज स्लीपिंग। यह एक सेंटेंस है, इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। मार्क हमारा सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग हमारा वर्ब है, इसलिए यह सेंटेंस है, यस लिखेंगे। लास्ट ओपन द डोर। यह भी एक सेंटेंस है, इसके लिए ब्रैकेट में हम यहाँ पर बॉक्स में यस लिखेंगे क्योंकि यह एक सेंटेंस है। इस तरीके से यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ है द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस समटाइम डज समथिंग to someone or something else. The person or thing that receive the action is called the object. इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन है डैड इज कुकिंग सुपर। डैड इज कुकिंग सुपर। वी हैव बुल्ट अ सैंड कैस्टल। ये दोनों सेंटेंस हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉलम है, ये वर्ब का है और ये ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए गए हैं या नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन ही करता है। ये सभी ऑब्जेक्ट हैं और लास्ट में ये सभी हमारे वर्ब हैं और लास्ट वाला जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या से प्राप्त करेंगे, जब अपने आप से हम खुद से क्वेश्चन करेंगे क्या, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम किसे क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से ही पूछेंगे किसे, इससे जो हमें उत्तर मिलेगा उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हमें क्या से मिलेगा और किसी से हमें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहला सेंटेंस है सुसेन हैज बॉट ए पेंटिंग। सुसेन एक पेंटिंग खरीद चुका है। अगर हम क्वेश्चन करें कि सुसेन ने क्या खरीद लिया है, क्या खरीद चुका है, तो उत्तर हमें मिलेगा ए पेंटिंग। इस तरीके से ए पेंटिंग हमारा जो है ऑब्जेक्ट है और किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड है हनी इज रीडिंग हर बुक। हनी अपनी किताब पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, अपनी किताब, तो ऑब्जेक्ट है। द ट्विंस क्लाइम्ड द हिल। जेम्स स्ट्रोक्ड द कैट। जेम्स ने मार दिया, किसे मार दिया, द कैट। यह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द कैट। और वैसे भी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। ऐसे भी हम जान सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग से। अगर लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे द कैट है तो यह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि लिविंग है। मॉम इज होल्डिंग द बेबी। मॉम किसको होल्ड कर रही है, बेबी को, तो बेबी हमारा लिविंग है इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैकब इज मेकिंग अ काइट। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। आई एम राइटिंग ए स्टोरी। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। अगर हम अपने आप से प्रश्न करें कि मैं क्या लिख रहा हूँ तो हमें उत्तर मिलेगा एक कहानी। तो ये स्टोरी जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह नॉन लिविंग है। इम्मा क्रॉस द स्ट्रीट। इम्मा क्रॉस कर दी, किसे, क्या क्रॉस कर दी, स्ट्रीट, रोड को।
यू हैव फॉरगॉटन, तुम भूल चुके हो, योर अम्ब्रेला, अपने छाते को। क्या भूल चुके हो? किसको भुला दिया आपने? अम्ब्रेला को। तो यहाँ पे अम्ब्रेला हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट, कुछ क्रिया में दो कर्म होते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू होम और फॉर होम द एक्शन इज डन, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बताता है कि वो काम जो है किसके लिए किया गया। अब आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा हुआ द बैंक, लैंड्स, पीपल, मनी। बैंक उधार देती है, किसे? लोगों को उधार देती है। क्या देती है? मनी। तो क्या से मनी, किसे से? पीपल। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये वर्ब है, ये दोनों वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट हैं। एक इनडायरेक्ट है जो लिविंग है, एक डायरेक्ट है जो नॉन लिविंग है। इसी तरीके से मेडिसन इज मेकिंग हर डॉल ए ड्रेस। मेडिसन क्या बना रही है? हर डॉल, अपनी गुड़िया बना रही है। उसके लिए क्या बना रही है? ए ड्रेस। इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं ये सभी लिविंग है, और लिविंग हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इधर का जितना लिखा गया है इस साइड का वो सभी हमारे नॉन लिविंग हैं, ये हमारे सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, इसको आप क्वेश्चन करके खुद से पता कर सकते हैं कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। इनका पोजीशन बदला भी जा सकता है, डायरेक्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट को हम बाद में लिख सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट को जब हम बाद में लिखेंगे तो सेंस के अकॉर्डिंग हमें कहीं पर टू और कहीं कहीं पे फार का यूज करना होगा। यह कब, इसका यूज हम कब करेंगे? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखेंगे, तब सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन टू या फार का हम यूज करेंगे। आगे लिखा हुआ है डू यू नो में द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है अप्रत्यक्ष कर्म प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। जैसा कि सेंटेंस ऊपर दिया गया है, इन सभी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आए हुए हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पहले ही आए, ये बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन जब ये बाद में आएंगे तो आपको टू या फार में से किसी एक का यूज हुआ मिलेगा। आगे सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस देन ड्रा लाइन अंडर द सब्जेक्ट एंड आर सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है। तो पहले हम सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट को में पहले लिखा अन्ना, ये सब्जेक्ट है, अंडरलाइन करेंगे। दे सब्जेक्ट है, अंडरलाइन करेंगे। लिटिल कैट ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा, अंडरलाइन करेंगे। डैड को सब्जेक्ट है। आई हमारा सब्जेक्ट है। बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है। द वर्कमैन यह हमारा सब्जेक्ट है। इन सभी को हम अंडरलाइन करेंगे। अगला है सुमंथा, यह हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है। तो जितने भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। अब हमें सर्कल करना है ऑब्जेक्ट को। तो क्रिया के बाद आया हुआ वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, अथवा
किसी किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में पांडा सर्कल किया गया है ऑब्जेक्ट। सेकंड में टेबल टेनिस ऑब्जेक्ट की जो है इसको सर्कल किया गया है। उसके बाद नो द अल्फ़ाबेट वेल, तो अल्फ़ाबेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वेल हमारा एडवर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा है अल्फ़ाबेट, सर्कल किया गया है। कंप्यूटर सर्कल किया गया है। लेटर, फेदर्स। उसके बाद द वर्कमैन आर बिल्डिंग ए हाउस, ए हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रेटी डॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रेटी डॉल, प्रेटी में प्रेटी हमारा एडजेक्टिव है, डॉल हमारा नाउन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें हमारा गिफ्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्ट में है आंसर। तो प्रत्येक सेंटेंस में अंडरलाइन भी किया गया है सब्जेक्ट को, और सर्कल जो है ऑब्जेक्ट को किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। डी कह रहा है देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। ड्रा लाइन अंडर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल अराउंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो क्रिया के बाद हम देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट हमारे आए हुए हैं, जैसे इसमें दिलीप ए प्रेजेंट, तो दिलीप हमारा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट को हमें सर्कल करना है। दिलीप हो गया, इसमें चिल्ड्रेन हो गया, इसमें देम हो गया, इसमें अन्ना हो गया, इसमें अस हो गया, छठवें में द गेस्ट हो गया, सातवें में यू हो गया और लास्ट में अस हो गया। ये सभी वर्ड हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब इसके बाद जो बचा हुआ है, इसके बाद में जो आया हुआ है, वो सभी हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। पहला ए प्रेजेंट, दूसरे में मील, तीसरे में क्रीम कोन्स आइसक्रीम कोन्स, और चौथे में अ बर्थडे कार्ड, पांचवें में स्टोरी, छठवें में दियर ड्रिंक्स, सातवें में सैंडविच और आठवें में हो जाएगा द वे टू द म्यूजियम। तो यहाँ पर जिनको अंडरलाइन किया गया है सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनको सर्कल किया गया है वो सभी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।